नमस्कार। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। चुनाव आयोग की एक टीम आज से तमिलनाडु और पुदुचेरी के 3 दिन के दौरे पर है। टीम दोनों राज्यों में चुनाव तैयारियों का जायजा लेगी। वहीं अब तमिलनाडु की पार्टी डीएमडीके में मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी के 10 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे किस संस्था ने किया है असम में दूसरे दौर के चुनाव में 42 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों का दावा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर की चुनावी सुर्खियों के साथ। तमिलनाडु और पुदुचेरी के 3 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम दोनों राज्यों में टीम लेगी चुनावी तैयारियों का जायजा। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात। तमिलनाडु में डीएमडीके में बगावत, विजयकांत के खिलाफ आवाज उठाने वाले 3 विधायकों समेत 10 नेता निष्कासित। पीडब्ल्यूएफ से गठबंधन पर था एतराज। राज्यसभा टीवी से केरल मुख्यमंत्री ओमन चांडी की खास मुलाकात। कहा जीत के साथ यूडीएफ बदलेगी केरल की पुरानी रवायत। असम में दूसरे दौर के 42 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले। राजनीतिक विशेषज्ञ संस्था एडीआर और असम इलेक्शन वॉच ने किया दावा। और आइए शुरुआत करते हैं पुदुचेरी के साथ। चुनाव आयोग की एक टीम आज से तमिलनाडु और पुदुचेरी के 3 दिन के दौरे पर है। इस दौरे में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी, चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति और ओम प्रकाश रावत शुमार हैं। चुनाव आयोग की ये टीम 6 और 7 अप्रैल को पुदुचेरी में सुरक्षा का जायजा लेगी, जबकि 8 अप्रैल को चेन्नई का रुख करेगी। इस दौरे के दौरान चुनाव आयोग की ये टीम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से, जिला मजिस्ट्रेट, जिलों के एसपी और राज्य के मुख्य सचिवों से भी मुलाकात करेगी। इसके साथ साथ खर्चों पर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी। ये दूसरी दफा है कि चुनावी तैयारियों के लिए आयोग की एक टीम पुदुचेरी और तमिलनाडु का रुख कर रही है। और पुदुचेरी शहर की 23 विधानसभा सीट में अब वोटों की गिनती के लिए 2 केंद्रों को चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें भारतीदासन सरकारी कॉलेज और सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज शामिल हैं। इससे पहले अब तक के सभी चुनाव में एक ही गिनती केंद्र का इस्तेमाल किया जाता रहा है। हालांकि गिनती प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए अब यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि पुदुचेरी राज्य में कुल 30 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 23 सीट पुदुचेरी शहर में आती हैं, जबकि कराईकल में 5, माहे और यानम में 1-1 सीट है। पुदुचेरी में 16 मई को वोट डाले जाएंगे और 19 मई को वोटों की गिनती होनी है। पुदुचेरी से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। हम उनका रुख करेंगे। अखिलेश, चुनाव आयोग की टीम एक बार फिर से पुदुचेरी साथ ही तमिलनाडु में भी अब दौरा करने वाली है। हम देखें तो ये वो केंद्र शासित प्रदेश है जहां 85% से ज्यादा मतदान होता है। लोग काफी जागरूक हैं। किस तरह की अलग तैयारियां पुदुचेरी के हिसाब से आयोग को करनी पड़ती हैं? देखिए प्रीति, पुडुचेरी एक खास ऐसा तरह का राज्य है जिसमें कि कोई कंटिन्यूअस स्टेट नहीं है। पुडुचेरी में आप देखेंगे कि पुडुचेरी का ये इलाका तमिलनाडु के अंदर कई जगह बिखरा हुआ है, और सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि आपको आंध्र प्रदेश में और केरल में भी पुडुचेरी के इलाके मिलते हैं, जहां पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव होता है। तो यह एक बहुत ही अजीब राज्य है। यहाँ फ्रेंच कॉलोनी थी और फ्रेंच कॉलोनी में जो जो क्षेत्र शामिल थे वो सारे क्षेत्रों को मिलाकर पुडुचेरी राज्य बनाया गया है, और इसीलिए यहाँ चुनाव की विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि 3 राज्य राधर कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से यहाँ वोटिंग होके, कुछ इलाके से वोटिंग होके और पुडुचेरी में मतदान पत्र पहुंचते हैं, ईवीएम मशीन पहुंचते हैं और उसके बाद मतगणना की जाती है। इसीलिए इस बार सुविधा बढ़ाने के लिए कि 2 जगह मतगणना केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि जो बाहर से आने वाले जो ईवीएम मशीन है उनको एक जगह रखा जाएगा, जो यहाँ के स्थानीय जो पुडुचेरी इस इलाके के जो हैं उनको एक जगह रखा जाएगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन की टीम दोबारा आ रही है ताकि इस तरह की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और आपको बताएं कि 4 जिलों के समावेश से बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी देश के दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में मौजूद है। कम जनसंख्या वाले सूबे को संविधान में राजधानी दिल्ली की तरह अपनी चुनी हुई विधानसभा चुनने का हक दिया गया है। हालांकि राज्य का सबसे बड़ा पद लेफ्टिनेंट गवर्नर का है।
जबकि सभी प्रशासनिक फैसले जनता से चुनी गई राजनीतिक पार्टी लेती है। अब एक बार फिर से यहां चुनाव का माहौल है। आइए चुनाव से पहले एक नजर डालते हैं इस राज्य की प्रोफाइल पर। देश के कम जनसंख्या वाले इस इलाके की अर्थव्यवस्था दो खास कारोबारों पर टिकी है, जिसमें से एक है पर्यटन तो दूसरा फिशरी यानी मछली का कारोबार। यहाँ तकरीबन 65,000 मछुआरे रहते हैं। इस राज्य को पहले पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन सितंबर 2006 में इसका नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। पुदुचेरी नाम का यहाँ सबसे बड़ा जिला भी है, जो 2006 से पहले पौंडीचेरी जिला ही कहलाया जाता था। पुदुचेरी का स्थानीय तमिल भाषा में मतलब नया गांव होता है। पुदुचेरी 300 साल तक फ्रांस के अधिकार में रहा, लिहाजा आज भी फ्रांसीसी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। हालांकि तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषा यहाँ आम बोली का हिस्सा है। 1 नवंबर 1954 को इसका भारत में विलय कर दिया गया था, जिसके बाद से इसे भारत के केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कई शताब्दी तक फ्रांस से करीबी वास्ता होने के कारण आज भी यहाँ फ्रांसीसी वास्तुशिल्प और संस्कृति देखने को मिल जाती है। पर्यटन के लिहाज से यह सूबा देश के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में शुमार है। आज अनेक पर्यटक इसके सुंदर समुद्री तटों और तत्कालीन सभ्यता की झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। केवल पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इसी का नतीजा है कि हर साल यहाँ लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। पुदुचेरी की लगभग 24% जनता कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों में है। इस राज्य में 80% कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। धान यहाँ की मुख्य फसल है। दलहन उत्पादन में ये राज्य दूसरे नंबर पर है। नारियल, सुपारी और मसाले की पैदावार भी यहाँ बड़ी मात्रा में होती है। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर पुदुचेरी अब एक बार फिर से चुनावी रंग में रंगने जा रहा है। 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ 16 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 19 मई को मुकर्रर की गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक यहाँ 9,27,034 मतदाता हैं, जिनके लिए चुनाव आयोग 16 मई को 913 पोलिंग बूथ की व्यवस्था करेगा। 1963 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था और पिछले कई दशकों से कांग्रेस यहाँ पर अक्सर मजबूत पार्टी उभर कर सामने आती रही। हालांकि 2011 में यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने कांग्रेस छोड़ अपनी अलग पार्टी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस का गठन किया, जिसके बाद 2011 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की शानदार जीत हुई। फिलहाल रंगासामी की पार्टी एनडीए का हिस्सा है और इस बार भी वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ वक्त वक्त पर जयललिता की एआईएडीएमके और करुणानिधि की डीएमके भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रही है। लिहाजा एक और जहां कांग्रेस के सामने अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की चुनौती है, तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियां अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कड़े मुकाबले में जनता किस पर अपनी मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खास नजर तमिलनाडु पर। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विजयकांत की पार्टी डीएमडीके की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी ने विजयकांत के खिलाफ आवाज उठाने वाले 10 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें 3 विधायक भी शामिल हैं। इन नेताओं ने पार्टी प्रमुख के पीडब्ल्यूएफ में शामिल होने के फैसले को चुनौती दी थी। तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी के सचेतक वीसी चंद्र कुमार, विधायक सीएस शेखर और एसआर पार्थिपन और 7 दूसरे बड़े नेताओं ने प्रेस के सामने उस खत का खुलासा किया था जो उनकी तरफ से 24 मार्च को लिखा गया था।
इस खत में विजयकांत के पीपल्स वेलफेयर फ्रंट में शामिल होने के फैसले पर सवाल उठाए गए थे। नेताओं ने विजयकांत पर पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके एक तरफा फैसला लेने का भी आरोप लगाया था। असंतुष्ट नेताओं ने विजयकांत को अपना फैसला वापस लेने के लिए बुधवार दोपहर तक का वक्त भी दिया था, लेकिन इससे पहले ही पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। असंतुष्ट नेताओं के मुताबिक सत्ताधारी एआईएडीएमके और जयललिता को जीतने से रोकने का दम सिर्फ करुणानिधि और उनकी पार्टी डीएमके में है, लिहाजा डीएमडीके को डीएमके से गठजोड़ करने पर विचार करना चाहिए। इससे पहले भी विजयकांत के करीबी युवराज समेत पार्टी के कई नेताओं ने डीएमके का दामन थाम लिया था। ஒரு எம்எல்ஏவுடைய நிலையை இப்படி என்று சொன்னால் சாதாரண கட்சிக்காக உழைத்த தொண்டனுடைய நிலை எப்படி இருந்திருக்கும்? இதற்காக நாங்கள் கேப்டனிடத்திலே வேறு எதையும் கேட்கவில்லை. தயவு செய்து கேப்டன் அவர்களே, உங்களுடைய முடிவை மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள். நிச்சயமாக இந்த கூட்டணி என்பது நமக்கு ஒத்து வராது. இந்த கூட்டணியாலே நாம் ஜெயலலிதாவை வீழ்த்த முடியாது என்று பலமுறை கேட்டோம். सत्ताधारी एआईएडीएमके को फिर से उम्मीद है कि जनता उनके हाथ में तमिलनाडु की कमान थमाएगी। पार्टी प्रवक्ता के पांडिराजन ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में इस बात से इनकार किया कि प्रदेश में सत्ता विरोधी भावना पनप रही है। क्या है उनकी तैयारियां चुनाव को लेकर? The last 5 years in Tamil Nadu has seen unprecedented welfare schemes which not only get appreciated by the people but also get emulated by the other states. You must be facing anti-incumbency for this election. Not really. In my view, in my humble view, the kind of schemes, especially the schemes like fan mixie grinder to be given to each family in Tamil Nadu, gold for Mangal Sutra, schemes like Amma canteens, 389 canteens across the whole of Tamil Nadu, which has really remained as a price stabilization and food security measure. Right. But people also say that these 5 years have been full of issues of corruption that Amma and the AADMK has been facing. The transparency of this government, we are next to none. And if people think of corruption, the party which comes to mind is DMK, because what looms larger than life is 2G. अगर यही बात है तो आप किसी के साथ अलायंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? Not too long ago, CPI, CPM were in alliance talks with Amma in the parliament election, just before the parliament election. But today, where is the need? From 44.3% of the vote share that we achieved. और डीएमके का दावा है कि इस बार तमिलनाडु में उसे भारी जीत मिलेगी। पार्टी के संगठन सचिव टीकेएस इलनगोवन ने अपनी रणनीति और दावेदारी के बारे में राज्यसभा टीवी से खास बात की। इलनगोवन साहब, आप बताइए कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो पार्टी की तरफ से तैयारियां क्या हो रही है? We are going to the people, explaining to what we have done and how the present incumbent government had failed to deliver, to perform in the state. So that is our main propaganda. लेकिन ऐसा हमेशा होता रहा है कि जब एक बार सरकार रहती है फिर दूसरी पार्टी की सरकार आती है। तमिलनाडु में ऐसा ही होता रहा है। Do you think that you are coming to the power this time? Definitely we are coming. Definitely we will come back to power. But we have a long list of work to do to repair the state. लेकिन सर, करुणानिधि काफी वयस्क हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। अगर पार्टी चुनाव में जीतती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? There are two people who are fighting the elections this time, who are older, who are beyond 90 years. One is Achyutanandan, the other is our Talavar. The people have faith in both these leaders. It is the faith of the people that counts. And their capacity to deliver that counts. If they could not deliver, they will retire. और आइए अब बात करते हैं केरल की। केरल में वाम मोर्चा के घटक दल जनता दल सेक्युलर ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जेडीएस कुल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी के 3 मौजूदा विधायक अपनी ही सीट से लड़ेंगे, जिनमें तिरुवल्ला से मैथ्यू टी थॉमस, वडकरा से सीके नानू और कोवलम से जमीला प्रकाशम शामिल हैं। वहीं यौन प्रताड़ना के आरोपों की वजह से अंगामल्ली से मौजूदा विधायक जोस थेट्टाइल का पार्टी ने टिकट काट दिया है। उनकी जगह अंगामल्ली के पूर्व नगर निगम अध्यक्ष
बेनी मुंजेली को पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। केरल में अगले महीने की 16 तारीख को विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि वोटों की गिनती 19 मई को होगी। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी का दावा है कि केरल की पुरानी रवायत को तोड़ने में वो कामयाब होंगे और लगातार दूसरी बार यूडीएफ की सरकार बनेगी। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि केरल में लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है और आगे भी वो यूडीएफ की सरकार देखना चाहते हैं। There are news of infighting, sir. That there is infighting within the party. Even the central leadership is not happy. In Congress, difference of opinion is there. That is quite natural. But how to deal all these differences? That is very important. We have a mechanism. In the state level, there is a election committee. We have discussed everything. And we prepared a short list of panels. The Congress party is united in the state. Definitely. Last 5 years, UDF government functioned with narrow majority. During of the starting time, the main discussion in Kerala, how long this government will last. And now we are all proud that the main discussion in the political circles, whether the UDF government will continue one more term or not. This time you think you will break the old tradition of changing the government every 5 years? So we are approaching the people with full confidence, because the political stability is there. और अब खास नजर असम पर। असम में दूसरे दौर के 42 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये कहना है असम की 2 राजनीतिक विशेषज्ञ संस्था, असम इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का। दोनों संस्थाओं का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि जब उन्होंने 523 उम्मीदवारों की जांच पत्रों की पड़ताल की तो ये तथ्य उनके सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक 42 उम्मीदवारों में से 32 ऐसे हैं जिनके खिलाफ कत्ल, अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। इनमें एआईयूडीएफ के 10, बीजेपी और कांग्रेस के 5-5, सीपीआई और सीपीएम का 1-1, जबकि 12 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन 42 में से 28 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्रों में अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। आपको बता दें कि असम में 61 सीटों के लिए 11 अप्रैल को दूसरे दौर का चुनाव है, जिसमें अलग अलग दलों के कुल 525 उम्मीदवार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को असम में दूसरे दौर के प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने नलबाड़ी, धर्मपुर, पलाशबाड़ी और मंगलदे में 4 रैलियां की। अमित शाह ने सूबे की गोगोई सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए तो एनडीए सरकार की खूब तारीफ की। आसामी युवा को रोजगारी मिली है क्या? असम में सोमवार को पहले दौर के मतदान के बाद दूसरे दौर के लिए सभी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को राज्य में 4 रैलियां की। नलबाड़ी की जनसभा में उन्होंने सूबे की कांग्रेस सरकार से 15 साल के कामकाज का हिसाब मांगा तो नौजवानों, किसानों और गरीबों की बदहाली का मुद्दा भी उठाया। आप सबके गांव में, आप सबके घर में 24 घंटा बिजली आती है क्या? बताइए। शुद्ध पीने का पानी आसाम के हर घर में पहुंचा है? आसामी युवा को रोजगारी मिली है क्या? हर गांव रोड से जुड़ चुका है क्या? हर गांव के अंदर अस्पताल बना है क्या? अमित शाह ने असम को विकसित राज्य बनाने की संभावनाओं का भी जिक्र किया। इस धरती के अंदर इतना खनिज पड़ा है, इतना तेल पड़ा है, मेहनत का युवा है, प्रतिभावान युवा है, सालों पुरानी संस्कृति है।
रैली को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार सर्बानंद सोनोवाल ने भी संबोधित किया। राज्य में 11 अप्रैल को दूसरे दौर का मतदान होना है। शनिवार शाम 5 बजे इस दौर के लिए प्रचार खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम की राजधानी दिसपुर में करीब 25,000 गोरखा समुदाय कई परेशानियां झेल रहे हैं। ये वोटर जोड़बत के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और जीवन यापन के लिए पशुपालन पर निर्भर हैं। चुनावी मौसम में बादों की झड़ी हर तरफ से देखने को मिल रही है, लेकिन नाराज गोरखा इन पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। कच्ची सड़कें इस इलाके की पहचान हैं। पहाड़ी इलाका होने के चलते हर साल बारिश में सड़कें कट जाती हैं। लिहाजा यहाँ रहने वाले गोरखा समुदाय ने जमाने से अच्छी सड़क नहीं देखी। रोजाना इन्हें इसी रास्ते पर चलना होता है, चाहे बच्चों को स्कूल जाना हो या फिर दूध ढोना हो। मुख्य सड़क तक पहुँचने में लोगों का दम फूल जाता है। लिहाजा राजनीतिक वादों का नाम सुनते ही इनके चेहरे पर असंतोष साफ दिखने लगता है। 10-15 साल से कांग्रेस ने सत्ता लिया है, तो खाली कांग्रेस से नहीं, विजय चक्रवर्ती बीजेपी से भी सत्ता लिए हैं एमपी में, किंतु कोई तरफ से भी, दोनों तरफ से हम लोग को नेपाली संप्रदाय, गोरखा संप्रदाय के लिए कुछ भी काम नहीं हुआ। यहाँ हम लोग का माटी का समस्या है, माटी पट्टा का लिए रास्ता का समस्या है। पशुपालन पर जीने वाले इस समुदाय के पास मुश्किलों की लंबी फेहरिस्त है। सड़क के अलावा पानी की समस्या यहाँ बड़ा मुद्दा है। बीमार मवेशियों का इलाज इनके लिए महंगा सौदा हो जाता है। इसलिए गोरखा आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी के विरोध में खड़े रहते हैं। अभी तो इस बार का परिवर्तन चाहिए। अभी सहयोग के लिए, रास्ता के लिए, खवा पानी के लिए, सब चीज के लिए हमको परिवर्तन चाहिए। दिसपुर में सभी पार्टियों के एजेंडे में गोरखा समुदाय बेहद अहम है। हर पार्टी जानती है कि 25,000 मतदाता नतीजा पलटने के लिए काफी हैं। लिहाजा मान मनोबल का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो 5 राज्यों में चुनाव में धनबल के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। सख्त कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने अब तक 5 राज्यों से 49 करोड़ का कैश जब्त किया है। सबसे ज्यादा तकरीबन 20.5 करोड़ कैश की बरामदगी तमिलनाडु में हुई है, जबकि असम में 11.25 करोड़ कैश अब तक पकड़ा गया है। केरल में तकरीबन 9 करोड़, पश्चिम बंगाल में तकरीबन 8.5 करोड़ और पुदुचेरी में अब तक 70 लाख रुपए के करीब जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई चुनाव आयोग के विशेष उड़न दस्तों और सर्विलांस के लिए बनी अलग अलग टीमों ने की है। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र 2016 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।